उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। प्रॉक्सी तबसरा की इस नई पॉडकास्ट में तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ अली डार साहब मौजूद हैं और मैं और अली डार साहब आज थोड़ी सी बहसो तकरार करेंगे, थोड़ा सा प्रॉक्सी तबसरा करेंगे और मुबाहिसा करेंगे। अली भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा अली भाई, मुझे नहीं मालूम आपने वैलेंटाइंस डे मनाया कि नहीं मनाया। तो जी बस मना ही लिया। मना ही लिया। मुझे लगता है आप जो है ना भाभी से डर के बता रहे हैं मना लिया है। हाँ, वैलेंटाइन बस यहाँ देखें, वैलेंटाइन डे जो है यहाँ पे आपको पता है इसको फैमिली डे कहते हैं। जी तो बिल्कुल वो बिल्कुल। कनाडा में इस ख्याल से आए थे कि शायद यहाँ पे बड़ा अच्छा वैलेंटाइन डे मनाया जाता होगा, यहाँ फैमिली डे हो रहा है। बिल्कुल, और ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म की चीज बल्कि देखने को मिलती है कि जी हम जिस तरह से कल्चर्स को देखते हैं और रसूमात को देखते हैं दूसरे ममालिक की, वो मैं जी अक्सर कहता हूँ कि हम पाकिस्तान में होते हैं तो हमें लगता है कि जब अब जैसे हम कनाडा जाएंगे ना तो एक लाइन लगी हुई होगी हसीनाओं की और हूरों की। और बाय द वे इस हूरों से मुझे याद आया, आपको बताता चलूं, मौलाना तारिक जमील साहब ने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपने जन्नत में जाना है तो उनके कपड़े जरूर पहनिएगा। तो बाकी सर वैलेंटाइंस डे जो है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मनाना चाहिए, क्या सूरत हाल है, क्या बात करेंगे आप इसके बारे में? देखिए, अगर इसको दोनों पहलू से देख लेते हैं, कनाडा के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से भी। बाकी जो क्वेश्चन आपका मनाना चाहिए, तो ये पर्सनल चॉइस है। कोई अगर कोई भी खुशी को या किसी ओकेजन को, चाहे वो कल्चरल हो या वो कोई, जिस तरह आपने वर्ड यूज किया, कोई रसूमात, कोई रस्म हो, तो उसको मनाने के लिए ये पर्सनल चॉइस होती है कि वो उसको मनाना चाहता है या नहीं। कुछ डेज या कुछ कल्चरल डेज ऐसे होते हैं जो कि नेशनल डेज होते हैं। उसमें जिस नेशन में आप रह रहे हैं, उसके अंदर रहते हुए, उस नेशन या उस कल्चर या उस कंट्री के अंदर रहते हुए आपको वो डेज मनाने होते हैं। क्योंकि आप सही। कनाडा को ले लें तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे भी कुछ लोग इसको क्वेश्चन करते हैं कि आप यहाँ क्यों मना रहे हैं। हालांकि मनाना तो इसकी जो बैकग्राउंड है आप सब समझते हैं इसको अच्छी तरह से, कि ये एक लेजेंड्स हैं। उनमें से एक लेजेंड है कि भाई एक शख्स था, सेंट वैलेंटिनो, और उसने ये किया कि उसने ब्रेक किया लॉ को। क्रिश्चियन वैसे मुझे तो लगता है सेंट वैलेंटाइंस जो था वो मुसलमान था सर। वो उस टाइम पे शादी करने नहीं देते थे, उसने कहा नहीं मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो शादी करूंगा। बस वो उसने ये बिल्कुल ये बगावत की उसने अपने चर्च से। और देखें, ये जो जितनी भी ये लेजेंड्स होते हैं ना, ये जिनमें हम इस तरह से आ जाते हैं, हम देखते हैं कि भाई वो अ, इश्क और रोमांस और उसमें ज्यादा उभर के सामने आ जाता है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली जाके उसको ज्यादा डीपली देखें तो वो यकीनन कोई ना कोई किसी किस्म का रिबिलियन हुआ होता है। कोई 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 किसी शख्स ने किसी न किसी जगह पे बगावत की होती है किसी चीज से, और वो हीरो बना अच्छा होता है। अली भाई, माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी आपने जी एक बात की कि कुछ लोग यहाँ पे भी वैलेंटाइंस डे को क्वेश्चन करते हैं। तो जी। ये क्लैरिफाई कीजिएगा यहाँ पे कौन से लोग क्वेश्चन करते हैं? देखिए, यहाँ पे भी बहुत से आपके इर्द गिर्द अपने अच्छे जानने वाले, बल्कि मैं कहूँगा आपके हमदर्द ही हैं वो भी आपको कहते हैं कि आप ये क्यों मना रहे हैं। हालांकि मनाना क्या है, पहले तो उसको देखिए। अब जैसे फर्ज करें आप, यू आर इन अ रिलेशनशिप, वेदर इट इज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, आप, और इट्स और आप, या आप एंगेज्ड हैं, आप कमिटमेंट कर चुके हैं, मंगेतर जिसको कहते हैं, फैंसी, और आपकी है, या आपकी या फिर आप शादीशुदा हैं, दैट्स अनदर वे। तो उसमें एक तो इसका वो है पहलू कि उसमें वो आपको इजहार मोहब्बत करने का ये एक दिन है, एक मौका आपको मिल रहा है, राइट। उसके अलावा जो इसके अंदर, जिस तरह मैंने फैमिली डे का कहा, उसके अंदर भी आप देखें कि एक एक मौका है कि आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप उस जो लव है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली के बीच में हो या दो लोगों के बीच में हो या जैसा भी हो। तो ये एक एक चीज होती है अक्सर में ना, ये एक कुछ दिन होते हैं, कुछ वक्त होते हैं जो आप
अपने लिए एक जैसे कहते हैं सब चीज़ों को छोड़ के थोड़ी देर कहीं बैठ के आप सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ जैसे प्यार है या ऐसे जज़्बात हैं, उसके उसके इज़हार के लिए या उसको शेयर करने के लिए लोग भी हैं या नहीं? सब लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते, जिनको ऐसा ही है। ऐसे ऐसा ऐसे मौके मिलते हैं और हर वक़्त मिलते हैं। इसलिए ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और इस लिहाज से तो कनाडा में भी लोग आपको कहते हैं कि आप ना करें। मेरे पास एक मैं बहुत मुख्तसरन कोशिश करूँगा इसको एक चीज़ में बताऊँ। मुझे एक किसी ने फॉरवर्ड किया एक बयान जिसे कहते हैं ना वो दर्स वाला। तो वो अच्छा। खातून है बड़ी फेमस रिलिजियस सो कॉल्ड स्कॉलर हैं। उनका था और उसमें उन्होंने फरमाया कि देखिए जी ये ऐसी गलत चीज़ है कि इंडिया में अब हिंदू जो है मज़हब पे चलने वाले लोग, वो इसको बड़ा सख्त तरीके से रेज़िस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अच्छा। ये आप सोचें कि वो लोग भी इसको रेज़िस्ट कर रहे हैं, तो हम एज़ अ मुसलमान इसको कैसे अपना सकते हैं? तो मैं एक्सेप्ट सोच करेंगे। रहा था कि अब इंडिया में भी क्योंकि माशाल्लाह मज़हब के नाम पे सियासत भी हो रही है और मज़हबी हुँ। मुनाफ़रत भी फैल रही है और मज़हबी इंतहा पसंदी भी बढ़ गई है। कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी आई है वहाँ पे। तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी ये चीज़ हो गई है तो ये तो बड़ी तो असल में ये बात ये है कि मज़हब या उसके हवाले से ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप मज़हबी हो जाएँ, तो आप इन चीज़ों से जिसमें इज़हार मोहब्बत है, उससे आप उसको क्यों आप रोकना चाहते हैं, उसके आगे दीवार बनना चाहते हैं? ये एक बड़ा अच्छा, क्वेश्चन ये हो मैंने सकता आपसे सवाल जो किया था ना कि कौन लोग आपको रोकते हैं? है। जी। मैंने नोट किया सर यहाँ पे तो हमारे कई ऑर्थोडॉक्स या बड़े मज़हबी किस्म के क्रिश्चियंस होते हैं या ज्यूज़ होते हुँ, हैं हुँ। या इवन हिंदूज़ होते हैं जिस तरह अभी आपने बात की। जी, जी। चीज़ है कि किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। जी, जी। जो बड़े कट्टर किस्म के लोग होते हैं ना नॉर्मली, वो इन चीज़ों के मुखालिफ हैं। जी। चाहे वो जिस मर्ज़ी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हुँ। हैं। जी, जी। और वो ये कहते हैं कि यानी इवन कि क्रिश्चियनिटी में कई लोग कहते हैं कि इसका हुँ। हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जी, तो जी। इट्स नॉट अबाउट मैं कहूँगा रिलिजन का बात नहीं है, ये कल्चर आप कह सकते हैं, इसको आप एक हुँ। रस्म कह सकते हैं। तो मेरा ख़्याल से इसको उसी तौर पे लेना चाहिए, बजाए इसके कि वो एग्ज़ैक्टली जिस तरह हम पाकिस्तान देखिए में मेहंदी भी तो करते हैं ना। नहीं देखिए, वो तो बिल्कुल एक आप मेहंदी वाली बात देखिए मैं आपको इसके अंदर एक और पहलू की तरफ लेके जाता हूँ ना इसमें। इसमें आप ये देखें कि आपने जैसे कहा कि कुछ क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स या दूसरे भी इसमें कहते हैं कि ना करो। तो सवाल ये पैदा होता है फिर वहीं से शुरू करूँगा कि इज़हार-ए-मोहब्बत के खिलाफ क्यों है? कोई मज़हब या कोई भी सोच, मज़हब मैं नहीं कहूँगा, कोई भी सोच। देखें, आप इसकी बात कर रहे हैं कि सेंट वैलेंटिनो के हिसाब से बात करें, वैलेंटाइन्स डे, ये ना मनाएँ, चलें हम नहीं मनाते। अब मैं आपको पाकिस्तान हम ले जाता हूँ और वहाँ से बात शुरू करता हूँ। एक लेजेंड हमने ये पढ़ लिया, सुन लिया, क्या हम पाकिस्तान जहाँ जो खित्ता आज पाकिस्तान है, क्या उसके अंदर दर्जनों ऐसे लेजेंड्स नहीं जानते, ऐसी स्टोरीज़ नहीं जानते? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सस्सी पन्नू नहीं जानता या मैं हीर रांझा को नहीं जानता, सोनी माहीवाल को नहीं जानता, मैं मारवी को नहीं जानता, क्या मैं यूसुफ खान गुलबानो को नहीं जानता या मैं अ, ही जैसे इनमें से किसी को नहीं जानता? क्या इनको भी मैं सबको भूल जाऊँ? और आप फिर मैं वही बात करूँगा, इसमें भी देखिए फिर वही बात आती है। आप देखें चाहे चाहे हीर रांझा हो, चाहे सस्सी पन्नू हो या और ख़ास तौर पे जैसे सोनी माहीवाल हो, इसमें भी ये देखें आप इन सब के अंदर ना एक पूरी कहानी है, एक हुँ, बगावत है, सबसे बड़ी बात तो ये। अ जो सोनी माहीवाल जो था वो दूसरे किसी जगह से चनाब के किनारे आके आबाद नहीं हुआ बल्कि आके उसने वो कहीं से फरार होकर आया था, वो किसी इलाके का सो कॉल्ड प्रिंस था वो, जो अपने बाप से बगावत करके छोड़-छाड़ के ये सोनी के गाँव में उसके बाप का मुलाज़िम हो गया, उसने उसको उस भैंसे चराने पे रख लिया, ठीक है? तो एक ठीक प्रिंस है। जो है वो भैंसे चरा रहा है और उस और वो इस लड़की सोनी के इश्क में मुब्तला होता है और फिर एंड में जो सोनी है वो कुर्बानी देती है, सबसे बड़ी बात ये है। बड़ी उसमें एक और चीज़ है, उसकी दिलेरी देखें सोनी की इसमें।
हम कुछ अरसा पहले ख्वातीन के हकूक के हवाले से, तहरीकों के हवाले से एक प्रोग्राम सिलसिला वो कर रहे हैं, और आगे बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे। आप उसमें सोनी को भी रख सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप उस लेजेंड को वो लेजेंड है, ठीक है, मे बी इट्स नॉट 100% ट्रू स्टोरी, बट समथिंग हैपेंड देयर, राइट? तो ये सारी चीजें जो है, इनके अंदर मुख्तलिफ पहलू हैं, और खूबसूरती इसमें मुख्तलिफ तरह से आप तलाश कर सकते हैं। तो लेकिन अली भाई ये इसमें एक्चुअली जो मसला आता है ना, देखिए वो ये जी जी आता है कि जिस तरह अगर हम जी पाकिस्तान की तरफ लेकर चलते हैं बात को, तो वहां पे वो कहते हैं जी हया डे मनाए। वहां पे अभी जी। रिसेंटली एक गाना भी लॉन्च हुआ अच्छा कि जी वो एक गाना नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, तानीश आई थिंक बोलते हैं उसको। तो अच्छा वो कोई यानी नात और किसी उसका ना वो अच्छा। मिक्स करके उसको ओके। नातीश या तानीश बोलते हैं। तो अच्छा वो अच्छा। था कि मैं भी शादी करूंगा या अल्लाह पता नहीं मुझे तौफीक दे दे, इस तरह करके ना उसने कुछ लिरिक्स बनाए अच्छा हुए थे। अच्छा। तो वो बल्कि बड़ा एक मजेदार किस्म की, किसी ने वो कोई मर्दाना कमजोरी का ऐड बना के ना उससे पहले इसका वो लगा दिया मैं भी शादी करूंगा या अल्लाह तौफीक दे, फिर वो गा रहा है तो आगे से फिर वो लासानी दवा खाने का उन्होंने देखिए, ऐड बना आप दिया। सही कह रहे हैं। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो है असल में इसको मिक्स करना बेहयाई से, राइट? हम्म। आपने थोड़ा-सा कनाडा के हवाले से भी उसको थोड़ा-सी उसको बीच में मैं ले आता हूँ। आपने कहा कि जैसे यहाँ हम आते हैं तो कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि यहाँ हसीनाएँ इंतज़ार कर रही हैं आपका। कुछ नहीं, फिर आपको पता चलता है कि नहीं, ये लाइफ़ है। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है वो कंसेप्शन है, और उसमें ये बेहयाई और इज़हार मोहब्बत या मोहब्बत का के हवाले से अपने आप को जांचना कि आप खुद सबसे पहले तो आप देखें कि आप इस काबिल भी हैं किसी से मोहब्बत कर सकते बिल्कुल। हैं। रियली इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो इस तरह से, और फिर अ, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको कोई मोहब्बत मिले किसी की। तो ये वो चीज़ें, इसको बेहयाई से लेके जाना, तो असल में बेहयाई तो पाकिस्तान में के माशरे के हवाले से देखनी है तो वो ये बेहयाई है। थोड़ी सी पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन कि इस्लामाबाद के अंदर माएँ, बहनें, बेटियाँ इस वक्त दर्जनों बलूचिस्तान से आई हैं, बैठी हुई हैं। तो उन बेचारों की सर पे कोई हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है। वो मौका दे रही हैं इस स्टेट को कि हम हमारी गुज़ारिशात सुने, लेकिन बस वो कोई उनको जो स्टेट लेकिन के जो स्टेट शायद नुमाइंदे, उन्हें बागी बनाना चाहती है, मुझे तो ये वो लगता चाहती है कि आप बागी बनो। लेकिन ये है वो बेहयाई मेरे हिसाब से, क्योंकि बेहयाई ये है कि गरीब लोग जो हैं वो, मतलब, अब मैं क्या कहूँ कि वो अपनी 2 वक़्त की रोटी के लिए अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हों, तो ये बेहयाई है। बेहयाई अभी इससे मुझे ये बाय द वे ये एक और शर्म बात इसमें का आनी जिक्र चाहिए। करते चलें कि आज एक खातून, बूढ़ी खातून थी, उनकी डेथ हो गई है बल्कि इस धरने में हुँ, हुँ, जो हुँ। ये एहतजाज कर रहे हैं उसमें। तो नहीं, ये जी, वाकई में आपने बिल्कुल अच्छी बात की है कि जी, ये अच्छा। दूसरी चीज मैं एक और सवाल हुँ, करता हूँ अली भाई के, जी, अक्सर लोग जो हैं वो ये कहते हैं जी इस दिन की वजह से बेहयाई फैलती है। तो क्या जी। साल के बाकी 364 दिन जो है हुँ, वो हम बड़ी कोई नमाजें पढ़ रहे होते हैं, हम इबादतें कर रहे होते हैं अपने अपने मजहबों की, हम या क्या कर रहे होते हैं? जो मोटरवे का वाकया हुआ था वो वैलेंटाइंस डे वाले दिन हुआ था। जो हर दूसरे दिन किसी हुँ, छोटी बच्ची का 5 साल हुँ, की 4 साल की बच्ची का रेप हो रहा होता है या हुँ, लड़कों का रेप हो रहा होता है, वो जी, जी, वैलेंटाइंस डे की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, जी। इसमें एक और चीज मैं उस दिन देख रहा था, ये भी एक बड़ा मसला है। आई थिंक नेटिव टीवी के नाम से वो एक चैनल है, वो अच्छा, उन्होंने बड़े मजे का एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी। तो उसके अंदर वो पूछ रहे थे लोगों से वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए कि नहीं। तो अच्छा। उसमें एंड पे ना दो लड़के आते हैं, तो वो उनसे हुँ, पूछती हैं कि आप वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए कि नहीं। वो कहता है साड़ों की फायदा नहीं मनाना चाहिए। तो यानी तो साथ नहीं जो वो लड़का खड़ा होता है वो कहता है आई एग्री विद हिम, नहीं मनाना चाहिए। सही, तो सही। यानी वही है कि जिसको मोहब्बत नहीं मिल रही होती वो पासबान बना वो होता है। वो एक वो एक हाँ, वो एक लतीफ़ा भी है कि भई मैं सुबह से शाम तक, शाम हो गई अभी तक मुझे कोई चांस नहीं नज़र आ रहा, तो मैं अब डंडा लेके पासबान के डंडा साथ लेके, जा रहा हूँ ताकि मैं, तो बिल्कुल। ये एक अलग प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि फिर मैं वही कहूँगा कि उसको मोहब्बत को भी समझने की ज़रूरत है फिर से, और जो दूसरा साइड आपने बेहयाई की बात की, बेहयाई को भी दोबारा से समझने की ज़रूरत है। इन 2 अल्फ़ाज़ की बात नहीं है, लेकिन इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है। मोहब्बत के अंदर जो एक
जो हम अब देखें ना, मसला ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर मैं वही कहूंगा कि पिछले 20 सालों में, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मोहब्बत की बात हो रही है ना, पिछले 20 सालों में आप मुझे एक अच्छा क्वालिटी का शायर बता दें, चाहे वो रोमानवी शायरी से उसका ताल्लुक हो या किसी और, मुझे एक नाम बताएं आप। सर मेरा ख्याल से 20 साल से पहले हर हर एटीज हर में भी यस, 80s में भी मैं कहूंगा कि शायद कोई शायर अच्छा नहीं आया, और नहीं 90s ये में भी तो बेड़ा गर्क हो गया था। हाँ, तो 80s यानी तक 80s में फिर भी कुछ मैं ये कहूंगा, यानी कोई जी, एक बहुत ही आला पैमाने का शायर नहीं आप कह सकते, लेकिन 90s में तो बेड़ा गर्क ही हो गया ना, आप यूं कह बिल्कुल लो। आपसे, ये मैं इसी तरफ ला रहा हूँ आप, कि आप देखें जब जब माशरों में आप एक 20-22 करोड़ अवाम है और उसमें एक अच्छा शायर नहीं पैदा हो सकता। चले मैं नहीं कहता कि बहुत हाई कोई क्वालिटी की शायरी करे, कोई नजरियाती शायरी करे, कोई लोगों की सोच को बदल दे, वो वाली बात तो खैर मैं कर ही नहीं रहा ना, मैं फैज की बात नहीं कर रहा हूँ, अहमद फराज की बात नहीं कर रहा हूँ, या किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, हबीब जालिब की भी नहीं कर रहा हूँ, कि चलो वो उन दोनों से जरा कम की शायरी थी, लेकिन शायरी उसकी भी, लेकिन कम से कम परवीन, चले मैं वो परवीन शाकिर का नाम ऐसी, वो बहुत बड़ी शायरा थी, लेकिन रोमानवी शायरा नौशी गिलानी आखिरी मैं समझता हूँ अच्छी शायरा होगी नौशी 80s गिलानी का। थी बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल उसके बाद मैं बिल्कुल। मुझे तो मैंने खैर पढ़ा ही नहीं है, कि मैं खुद जरा थोड़ा सा इस सर मामले में 90s का हीरो जो है ना, आप यूं देख लें कि 90s का हीरो हम्म, वसी शाह और फरहत अब्बास शाह थे। हाँ, ठीक और है, वो फिर तो भी यानी बेहतर थे। ये, तो वो फिर भी बेहतर थे, लेकिन स्टिल अगर आप उनको देखें, हम्म, अच्छा एक होती है अली भाई शायरी के पैमाने होते हैं कि जो शायरी जी के असूल जी और जवाबित हैं उसके ऊपर कोई नहीं पूरा होता रहा, आजाद शायरी का जमाना आ गया। सही है। लेकिन बात इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम टॉपिक बनाएंगे, किसी दिन बात करेंगे कि जी जी, शायरी नहीं नहीं, और इसको अदब जो मैंने है। ये इसको टच इसलिए किया तो है कि ये बताने के लिए कि अगर आप किसी चीज को चैलेंज कर रहे हैं, तो आप कहते हैं बेहयाई है, तो फिर मैं पूछता हूँ कि मोहब्बत क्या है, तो मोहब्बत का या इजहार मोहब्बत कैसे होना चाहिए, या प्यार क्या चीज है, तो आप उसका उसका जवाब क्या है दे पाएंगे कि जिस मुल्क में, जिस माशरे के अंदर शायर नहीं पैदा हुआ कोई क्लास का पिछले 20 सालों में, कोई अफसाना बिल्कुल निगार आप नहीं बिल्कुल पैदा सही कह रहे हैं, अफसाना निगार आप बिल्कुल खत्म हो गए, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसी से अब मैं अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक शेर पढ़ देता हूं। जी हमने जी सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का है, फूल अगर अब भी ना खिलते तो कयामत करते। या की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। जालिब साहब ने बड़ा वाह, कमाल यानी वाह, शेर कह वाह, दिया। तो इसके साथ ही मुझे अब हम देखिए, सियासत पे चलते हैं। चलें तो जी। हम तो सियासत पे चलते हैं सर। सियासत में आप ये बताएं कि सियासत में क्या आप देख रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात में बड़ी हलचल मची हुई है, और जी मेरा ख्याल से हुकूमत कुछ ज्यादा ही घबराई हुई नहीं है। खान साहब कहते तो हैं घबराना छबराना नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घबरा गए हैं मुझे लगता है। जी, कुछ थोड़े से तो घबराए जरूर हैं, खास बल्कि तौर पे गिलानी साहब के आने की वजह से बहुत घबरा गए। नहीं, ये असल में जब आप हमारे प्रोग्राम हम जो कर रहे थे दिसंबर में, तो उस वक्त एक दो प्रोग्राम्स में हमने ये बात डिस्कस की थी। उस वक्त ये बात हो रही थी कि इस्तीफे दो घर जाओ, हम्म। ठीक है, क्यों नहीं इस्तीफे दे रहे, कुछ हमारे कुछ साफी हजरात भी और कुछ दूसरे लोग भी, कि यार ये खास तौर पे वो पीपल्स पार्टी को ब्लेम कर रहे थे कि ये इन्हीं जनानियों की तरह खराब, ताने मार रहे थे। हाँ, और वो तानेबाजी हो रही थी कि देखा ना ये हुआ ना, इन्होंने ये कर दिया, डिच कर दिया, वो कर दिया। उस वक्त वो आपको याद है कि एक मीटिंग में जो पीडीएम की हुई थी, उसमें जरदारी साहब ने कहा था मुझसे, हमसे कुछ सीख लो, और उन्होंने हम्म। कन्विंस किया इनको कि हम्म। इस्तीफे तो नहीं देने, और अभी नहीं देने कम से कम, और इलेक्शंस लड़ने आपने, सेनेट का भी इलेक्शन लड़ना है और जिमनी इलेक्शन भी लड़ने हैं। और आज आप देख रहे हैं कि इस मोमेंटम बिल्ड हो रहा है पूरा। मोमेंटम किस तरह से बिल्ड हो रहा है, कि बिल्ड इस तरह से हो रहा है कि पहले आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से ही बिल्ड हुआ, बल्कि उससे पहले जब ये जलसे इन्होंने किए 7-8, उससे बहुत कुछ चेंज हुआ। अ, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इनको काफी हाथ पांव मारने पड़े, और गलत वो वही टिपिकल धांधली करनी पड़ी, एक्सपोज हुए इमरान खान साहब और उनकी पार्टी उस हिसाब से। फिर उसके बाद अब जब जिमनी इलेक्शन हुए तो उनके अंदर भी अब आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स जितने, अभी मैंने नहीं पूरे फॉलो किए, मुझे वो सिंध के और बलूचिस्तान के रिजल्ट का पता है। आज मैंने सिर्फ ये देखा था कि आई थिंक वजीराबाद वाली सीट तो शायद नवाज लीग जीत नूल चुकी है। जीत चुकी है। जी, और डस्के का पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है नौशहरा में भी वो
जीत के डस्का इमरान में खान भी को। एक्चुअली बड़ा हाथ पांव मारे जा रहे हैं, जी अभी मेरा जी ख्याल से जी। रिटर्निंग अफसर ही अगवा हो गए थे उधर तो। हाँ, वो कोई ये सुनने में आया, ये लतीफा भी सामने आया कि वो बंदे ही गायब अब हो गए वोट पहले। नहीं, अब रिटर्निंग अफसर ही अगवा कर लो। नहीं, वो भी एक जोक ही है, लेकिन जो सीरियस बात है वो ये आपने जो कही है कि यूसुफ रजा गिलानी का वहां से मुकाबले पे आना, वो काफी सीरियस शख्सियत है, और उनका इस तरह से उनको नामजद करना और उनका मुकाबले पे आना, क्योंकि देखिए परेशानी इसलिए भी इमरान खान साहब को है कि आप जहन में रखें कि हम बहुत से लोग ये बात कर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी रिपीट की जा सकती है कि 20-30 के करीब MNAs हैं, या 15 तो हैं कम से कम, जो कि इनकी पार्टी में लाए गए थे, और इन सब का ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से। जनूबी पंजाब से है, और वो सराइकी बेल्ट से है, और वो लोग जो थे उनमें से कितने खुश हैं कितने नहीं हैं, और उनकी किस किस्म के पर्सनल रिलेशनशिप है यूसुफ रजा गिलानी साहब से, ये कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। और फिर अब इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही है वो मेरा ख्याल है वो ये है कि दो तरह के लोग हैं पार्टी में इनके, PTI के, बल्कि तीन तरह के। एक तो जो इनके साथ सही, इनके जो मैं कहूँगा कि प्रॉपर इनके नजरियाती तो नहीं है, कि पार्टी इतनी नजरियाती खुद नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि नजरियाती इनके साथी। बाकी इनके जो साथ शामिल कराए गए हैं लोग वो हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं पनाह लेना चाहते थे, वो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हैं, वो हैं सियासतदान अच्छी, उनको पता है सियासत का। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, ये जो लाए गए हैं और जो अच्छे समझदार सियासत को समझने वाले लोग हैं, लेकिन वो इस वक्त परेशान है। वो इस पार्टी में आ तो गए हैं हुकूमत में आने के लिए सिर्फ, लेकिन अब उनको मसला ये है कि वो अवाम को फेस करना है उन्होंने, चाहे आप कुछ भी कर लें। देखें, इमरान खान अच्छा हो या बुरा हो, जो भी कर ले, एंड में लोगों को रोटी सस्ती नहीं मिलेगी, या मिलेगी नहीं, इलाज नहीं मिलेगा। लोगों को इससे गर्ज अगर है बस। और ये होना भी चाहिए, ये पहली चीज है। अगर आपको, और ये ऐसे नहीं है रोटी कपड़ा मकान की बात, ये फैक्ट है। फिर आपने दावे किए हों बहुत बड़े बड़े, तो ये चीजें हैं, ये अपनी परेशानी है इनकी, अपनी पैदा करदा। और वो जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि ये अपने आप को खुद गिराएंगे, हमें इनको गिराने की जरूरत नहीं। बात तो वहीं पे आके रुकी। बिल्कुल। और इस वक्त अगर हम देखें तो वैसे अगर बाई इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो बाई इलेक्शंस हम्म, में हुकूमत को नॉर्मली एडवांटेज होता है। उसके जी। बावजूद अगर हुकूमत हार रही है, और सेनेट के इलेक्शंस में जिस तरह से ये शो ऑफ हैंड्स को जितनी हम्म, जबरदस्ती पुश करने की, और स्पेशली कोर्ट्स के थ्रू, मुझे वैसे समझ जी। नहीं आ रही कि हम्म, जस्टिस गुलजार साहब PTI के रुकन है या जज हैं, वैसे जिस तरह नहीं, की वो बातें और हरकतें कर ये रहे हैं। मैं समझता हूँ डिटेरिएशन जिसका वर्ड जो है ना, वो इन इट्स जिसे कहते हैं ना टोटलिटी, ह्यूजली इसको नजर आ रहा है। डिटेरिएशन इसी को कहते हैं, डिटेरिएट कर गई है सारा मुल्क के अंदर जो है वो क्वालिटी हर एक जगह पे। तो ये जजेस के साथ भी है। अब मैं ये कहूंगा, जजेस पहले भी कोई बड़े अच्छे फैसले नहीं कर रहे थे। हमेशा जजेस ने टो किया है गैर जमहूरी ताकतों को, उनसे डर के या उनके साथ फायदा उठा के जजेस ने कोई अच्छा रोल कभी नहीं प्ले किया। लेकिन वो एटलीस्ट ये था कि वो जजेस अपने, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अपना मुंह बंद रखते थे, स्टेटमेंट्स नहीं आती थी उनकी। थोड़े से वो चालाक या होशियार थे, खामोश थे, या जो भी थे, और या वो फिर ये है इफ्तिखार कि चौधरी ने रास्ते खोल दिए ना सबके लिए सर, हाँ अगर आप जी, ये वो देखें बस तो। वो सबको सबको वो जिसको कहते हैं नशा लग गया कि हमारा बयान आए और हर तरफ शोर मच जाए कि जज ने ये कह दिया है, जज ने ये कह दिया उस फैसले में। तो मैं समझता हूँ कि ये ये दो चीजें हैं। एक तो ये कि ये जज भी अपनी वो वही है कि तबाही जब हुई है पूरे माशरे की, तो जजेस भी वैसे ही रह गए। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल जो गलतियां हैं उसमें नून लीग की मैं समझता हूँ, पीपल्स पार्टी की भी उसमें है, लेकिन नून लीग की ज्यादा गलती है, क्योंकि जब 18वीं तरमीम में वो मिसाक जमहूरियत, जिसका आप माशाल्लाह जज साहब बड़े फैन बन गए हैं, उसके उसके उसका हवाले से कुछ दो चार चेंजेस कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में करने की कोशिश की थी। उसमें से एक ये भी था कि वो जजेस जिन्होंने हल्फ उठाया होगा कभी भी किसी भी आमिर के साथ। LFO के, या LFO कह लें, या लीगल फ्रेम ऑर्डर के अंदर, जिस तरह
मुशर्रफ के था या जो भी था, उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, या उसको फर्दर कभी मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इनके अपॉइंटमेंट के लिए एक पूरा प्रोसेस था, एक लंबी उसकी डिटेल है, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन वो बड़ी अच्छी थी। लेकिन अब ये है कॉम्प्रिहेंसिव कि डिटेल्स। कॉम्प्रिहेंसिव थी, जो कि इन चीज़ों को का तदारुक करती, लेकिन अब ये है कि वो उस वक़्त नहीं हुआ। आपको याद होगा कि वो एक बार्गेनिंग चिप थी उस वक़्त, क्योंकि चौधरी इफ्तिखार ने कहा कि ये हम नहीं मानेंगे, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जी वो पख्तूनख्वा का नाम भी नहीं मानेंगे, फिर 3-4 और भी थे। वो फिर बार्गेनिंग चिप्स आगे पीछे हुई, उसमें से ये हुआ कि बाकी सारी चीज़ें निकल गईं, एटलीस्ट सूबाई खुद मुख्तारी और बाकी मसाइल हल हुए, लेकिन ये ना हो सका। सर मेरा ख्याल से वही उसी यही अगर हम देखें ना, तो ये जजेस जो हैं वो सियासी पार्टी बन गए हैं। जिस तरह बांग्लादेश में हम हुँ, सुनते हैं जुडिशियल मार्शल लॉ लग गया था, तो एक तरह या से ये जुडिशियल मार्शल लॉ की तरफ ही हम जा रहे हैं, मुझे ये हुँ, लगता है। और ये जजेस जो हैं ये बाकायदा तौर पे सियासी पार्टी की तरह इस वक्त हुँ, ऑपोजिशन के ऊपर बयानबाजी करना, इवन कि इनका आपस में आप देखें तो काजी फायज ईसा का और हुँ, जस्टिस गुलजार का आपस में जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, तो लगता ही है या कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो सियासी पार्टियां बैठी हुई हैं। वैसे बिल्कुल, मैं काजी फायज ईसा साहब का भी कोई बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ, क्योंकि वो हुँ, भी माशाल्लाह से एक सियासी शख्सियत है। जी, वो एक दूसरे इफ्तिखार चौधरी साहब बनने का फुल पोटेंशियल है उनके बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। देखिए, जज जो हो और इतनी बड़ी कोर्ट का जज, उसका सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो पब्लिक में नहीं होता। जी। मतलब उसका आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से आया आया है। चलिए ठीक है, उसको जब अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसकी स्क्रूटनी जो है वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन अवाम अवामी नहीं होता जज कभी, उसको होना ही नहीं सर चाहिए। मैं यही आप देखें ना, अमेरिका का चीफ जस्टिस कौन है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? आई डोंट थिंक सो। इस वक्त हमारे अगर जो लोग देख रहे होंगे कनाडा में उनमें हम से बैठे हैं, शायद एक हम आधे क्या का भी नहीं पता होगा। हम कनाडा नहीं, में बैठे हैं, इनका नहीं पता हमें नहीं होगा। पता, मुझे नहीं पता, अच्छा, मुझे मैं बर्तानिया का, हम सबसे ज्यादा बर्तानिया की क्योंकि गुलाम भी रहे हुए हैं, तो बर्तानिया का चीफ जस्टिस या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? नोबडी नोस। ठीक है, वहां पे आपको वो सेक्रेटरी ऑफ मुलाज़िम है यार, स्टेट का वो पता अगर होता है, है इनका भी, पता होता है। वो अगर कोई भी है वो मुलाज़िम है। मुझे पता है जो मेरा हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है कनाडा का, वो मेरा तो नहीं, मतलब हम सारी कौम का मुलाज़िम है। टैक्स पेयर मनी राइट? पे चलता है, टैक्स बिल्कुल हमारे बिल्कुल। टैक्स से उसकी सैलरी जाती है एंड ही इज़ डूइंग हिज जॉब। एग्जैक्टली सो इज़ द जज एंड सो एंड सो फार। देखिए, जो चीज़ होती है, आपने अभी मिसाल कनाडा की इसकी दी, इसमें एक चीज़ है कि जुडिशरी का कि अमेरिका में आपको पता होगा कि बड़ा मसला हुआ था, वो एक जज अपॉइंट हो रही थी, अ, हम्म। और वो ट्रम्प करवाना चाह रहा था, उसने करवा भी लिया, और मकसद उसका ये था कि शायद वो इस आने वाले इलेक्शन में उनके कोई काम आ सकेगी। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल वो मैं बिल्कुल। उस पूरी डिटेल में जाता, लेकिन मुख्तसरन उसका मकसद यही था कि इसको ले कि आओ मेरे काम और आएगी। फिर हमारे काम आएगी, और हम ये इलेक्शन के ऊपर आके फिर ये हमारे साथ करे। लेकिन वो सिस्टम है। अब देखें ना, ये बात भी आ गई सामने, फ़ोन भी आ गया उसका, ट्रम्प का फ़ोन उठा के कह रहा है गवर्नर को, जो उसका अपना रिपब्लिकन गवर्नर है, कि यार इलेक्शन के रिज़ल्ट को थोड़ा-सा ना कुछ करो, इसको रोको फिलहाल, ये मैं हार रहा हूँ। उसने कहा ये सिस्टम है, मैं कैसे रोकूँ? हू मैं एम आई टू कैसे स्टॉप रोकूं? दैट? बिल्कुल और बिल्कुल। यही चीज़ कनाडा में है, यही चीज़। लेकिन पाकिस्तान में लोग हैं, सिस्टम विस्टम कोई नहीं है, बस मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी कुर्सी है, तो मैं अब वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सर, एक ला बात, यानी आप मेरे ख्याल से ये गलती हम लोगों की है कि लोग अगर हैं तो हुँ, हुँ, हम लोगों की है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई प्रोफेसर साहब रहते हैं तो हम उनको कभी भी ये मौका नहीं देंगे कि अगर वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो बेचारे को एक वो और उसकी बीवी के अलावा कोई वोट ही नहीं देता, हुँ, या बहुत वो उसके बच्चे दे देंगे। सही, सही। बाजू का तो बच्चे भी नहीं देते। तो लेकिन अगर कोई बदमाश छाजा माजा कोई भी हाँ, खान हाँ, मलिक खड़ा हाँ, हुआ होगा तो हम उसको सही। वोट देते हैं, जस्ट बिकॉज वो इन्फ्लुएंशियल होता है। हम कहते हैं जिसने हमारे काम कराने हैं थाने कचहरी के। तो जब हमारी सोच ही इस किस्म की है कि हमने ऐसे लोगों को वोट देना है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो फिर तो ये देखिए, हमारे साथ सही हो रहा है ना फिर। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, थोड़ा-सा मैं इख्तिलाफ ये करूँगा कि अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम होता, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दे रहे होते, तो ये इट वुडन्ट हैव बीन एनी इश्यू एक्चुअली। देखिए ना, आप कह रहे हैं कि आपके मोहल्ले में छज्जा खड़ा हो या माजा खड़ा हो या कोई और खड़ा हो या बहुत इज़्ज़तदार आदमी खड़ा हो, कोई प्रोफ़ेसर खड़ा हो, मेन चीज़ तो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा है, उस पॉलिटिकल पार्टी की क्या स्टैंडिंग्स हैं, सर उसका हमारे प्लेटफ़ॉर्म क्या है। खास तौर से अब पंजाब में तो इलेक्टेबल्स की सियासत है ना।
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल 100%, और यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल, क्योंकि अगर पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा होता तो हम ये ना देख रहे होते कि कौन कौन है। अब आपके यहाँ फिर वही बात आती है, यहाँ के सीखें कुछ लोग, पता नहीं यहाँ के भी नहीं कुछ लोग सीखते, कि आप देखें कनाडा के अंदर आप ये जब वोट डालने जाते हैं, आप पता ठीक है थोड़ा बहुत जरूर होता है कि हु इज द गाय, बट इवेंचुअली यू गो एंड वोट फॉर द पार्टी, नॉट फॉर द गाय, राइट? तो ये तो यही चीज पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है, अगर अगर पॉलिटिकल सिस्टम या जो जिसको हम जमहूरियत कहते हैं वो चल रही होती, चाहे बुरी ही होती। लेकिन अब इस वक्त देखें, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, नवाज शरीफ की आई, तो वो एक तसलसल आगे चला। अब इसमें इमरान खान की, मेरा अपना जाती ख्याल है, इमरान खान काफी हद तक पॉपुलर भी थे, ये नहीं कि इमरान खान पॉपुलर नहीं थे या उनको वोट नहीं मिले, वो उनके पास वोट भी था और पॉपुलर भी थे, लेकिन ये गैर जरूरी धक्का जो उनको लगाया गया है, उससे क्वेश्चन पैदा हो गए। चले अब वो आ गए, अब आपका जो एक शुरू में क्वेश्चन भी था कि परेशान क्यों है, वो आ गए तो उन्होंने हुकूमत संभाल ली, तो वजीर आजम नहीं बन सके, वो वो कंटेनर आज पे भी खड़े हैं। कंटेनर पे खड़े हुए हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम रही उनकी। चलो ठीक है भाई, मैं एक पॉपुलर हूँ, बंदा हूँ, मेरे पास पॉपुलर सपोर्ट थी और कुछ मुझे हेल्प मिल गई तो मैं आ गया। पाकिस्तान में वैसे धांधलियां हर इलेक्शन में हुई हैं, सिर्फ इमरान खान वाले इलेक्शन में नहीं हुई, उससे पहले भी होती रही। लेकिन इमरान खान ने जो डिसअपॉइंट किया लोगों को, वो दो तरह से किया। एक तो ये कि वो नहीं संभाल सका मईशत को स्पेशली, और उन्होंने खुद माना कि मुझे तो समझ ही नहीं आई क्या हो रहा है। और फिर दूसरी चीज ये थी कि उनकी ये जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि उसमें ये चीज ही नहीं है कि वो स्टेट्समैन बन के सोचे, वो ये बात सोचे कि मैं आज कुछ करूंगा तो उसका जो नतीजा है वो 2 साल 4 साल बाद निकलेगा। आप बेशक अगर आप करप्शन के खिलाफ हैं तो आप सिस्टम्स बनाएं, जो करप्शन पहले हुई है उस पर किसी पे अगर आपने हाथ डाला बेशक केसेस चलाएं, लेकिन आप जाती इंतकाम वाला उसमें आंसर ना आने दें। अब हर आदमी उसको इस तरह से ही देखता है कि जैसे कोई जाती इंतकाम हो रहा है, बिल्कुल। क्योंकि जेस्चर्स ऐसे हैं, क्योंकि आपकी बातें ऐसी हैं। अब कहते हैं कि मैं इनको देखता हूँ, मैं इनको अंदर डालता हूँ, मैं ये करता हूँ। मतलब यहाँ अमेरिका में खड़े होके वो एक स्पीच कर रहे थे पाकिस्तानियों से, तो उसमें कहा मैं जाके इनके एसी निकालता हूँ, एसी सारे उतार पाकिस्तानी दूंगा। भंगड़े डाल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। उनसे पाकिस्तानी से भी कोई पूछता है कि भाई तुम इतने खुश हो रहे हो इस बात पे, ये इस तरह की बातें, हाँ ट्रंप ने शायद की है लेकिन जिस अमेरिका में तुम आज बैठे तक ये हुए नहीं, हो और किसी ने नहीं की। बिल्कुल। और किसी ने नहीं की है, कभी तुमने यहाँ पे बैठ आए हो, सीखो। क्या कभी किसी रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट को ये कहा है, किसी डेमोक्रेटिक लीडर ने, किसी डेमोक्रेट के लीडर ने किसी रिपब्लिकन लीडर को ये कहा है, किसी लिबरल ने यहाँ हमारे कनाडा में कंजर्वेटिव को कहा है, किसी कंजर्वेटिव ने चलिए भी कभी मेरा ख्याल से बहुत बेहतर होता है कि अगर ये खान साहब जो है ना ये सोचते कि जो करप्शन हो रही है इसको इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स रोकना कैसे है। अब मसला ये एग्जैक्ट हुआ कि वो पीछे की रोकने के चक्कर में ना आगे वाली भी नहीं रुक रही, वो बल्कि नहीं, करप्शन डबल ट्रिपल हो ट्रिपल हो चुकी है। डबल डबल ट्रिपल हो चुकी है, और मकसद अगर करप्शन रोकना था वो तो 100% फेल हो गए। फिर मैं वही बात करूंगा, जब एक शख्स ने जाना है ना किसी काम के सिलसिले में, किसी सरकारी दफ्तर में या अदरवाइज, उसको इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि शहबाज शरीफ और जरदारी के अकाउंटों में किसने कितने करोड़ रुपए किसने डाले किसने निकाले, उसको इससे सही बात है। अगर कोई ऐसी करप्शन हुई है, हमें नहीं पता हुई है, अगर हुई है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा मसला तो है कि मैं एक छोटे से काम के लिए सरकारी दफ्तर में जाऊं और वो मुझे कहे कि अच्छा ये काम करवाना है तो यहाँ ये पैसे रखो, बिल्कुल। मुझे तो उससे मतलब है। आपने खुद ही कहा कोर्ट कचहरी, खुदा ना करे किसी को वास्ता पड़ जाए या पुलिस से पड़ जाए तो वो वहां जो ये चीजें हैं इम्पोर्टेंट। इन चीजों का आपको इन चीजों का आपको डेली आपको इससे वास्ता पड़ता है। ये वो करप्शन छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये यहाँ से चीज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सिस्टम कुछ अच्छा करने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की। पार्लियामेंट पे वो मेरा ख्याल उनका ईमान ही नहीं है किसी सिरे से, नहीं, ना वो ही तो सिस्टम। बिल्कुल नहीं है। वो ये समझते हैं कि और शायद वो अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ का जो पिछला हाँ माइंडसेट था ना वो इनका हाँ, माइंडसेट है अभी। वो इनका माइंडसेट है, और नहीं उनको समझ आ रही कि ये चीज नहीं है। आप एक पूरे सिस्टम से आए हैं और फिर अब तो आप मांगे तांगे की हुकूमत बना के जब आए थे तो आपको तो कॉम्प्रोमाइज करके आप आए हैं, 50-50 हजार कॉम्प्रोमाइज आपको और करने थे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज आप अपने हुकूमत के और उसके लिए तो कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के लिए नहीं कर रहे। आप चले मुल्क के लिए नहीं बाकी है।
और कुछ नहीं तो आप कम से कम ये नहीं कि अपोजिशन से के आगे आप हथियार डाल दें, उनके केसेस खत्म कर दें, नेवर। अगर आप बड़े कमिटेड हैं कि आपने इनको नहीं छोड़ना क्योंकि उन्होंने करप्शन की, वेल डन, आप ना छोड़ें, लेकिन आपको बात तो करनी है, आप पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिकल डायलॉग तो आप करना है, वो उन्होंने नहीं किया। अली भाई मसला यही है ना कि वो नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन पकड़ते पकड़ते उन्होंने चीनी स्कैंडल की भी करप्शन हो गई, दवाइयों की करप्शन भी हो गई, गंदम की करप्शन भी हो गई। तो ये तो मसाइल हैं इनके, और अल्लाह इनको अकल के नाखुन दे, और जी। बेहतरी इसी में कि इनके 3 साल पूरे हो जाएं। और मेरा ख्याल से वो जरदारी मुझे साहब लग की रहा है ये हो जो जाएंगे। ये चाल है ना कि गिलानी साहब को अगर लाया जाए और किसी तरह से चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए, तो एक बड़ा एग्जैक्टली। चेक एंड बैलेंस बन जाएगा मेरा ख्याल से। इनके जी। अगले 3 साल तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये जरा इनको भी थोड़ी अकल ठिकाने आएगी मेरा ख्याल से। मकसद ही जरदारी साहब का शायद यही है कि फिलहाल वो हुकूमत को ना भी गिराएं तो ये जरूर कर देंगे कि इतना कुछ रास्ते में उनकी कुछ रुकावटें पॉलिटिकल खड़ी कर देंगे। देखिए एक चीज वो कोशिश कर रहे हैं, इनके उनका एक एजेंडा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करना है या उसको चेंज करना है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत उनके बड़ा, अगेंस्ट एक बड़ा बंद बांध देंगे ये, बिल्कुल। वो उसके अगेंस्ट बन सकता है और वो बहुत अच्छा, और बहुत इसमें वैसे इम्पोर्टेंट है। एक चीज और भी है अली भाई, वो ये है कि अगर गिलानी साहब हार भी जाते हैं ना, तो इससे पीडीएम को कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, लेकिन अगर गिलानी अपने एक्सपेक्टेड वोट्स में से 1 या 2 वोट भी ज्यादा ले लेता है ना, तो मेरा ख्याल से, परेशानी हो और सकती इनका कैंडिडेट जीत भी जाता है, तो ये बहुत बड़ी है। जी। परेशानी की बात नहीं वो देखें, इमरान खान साहब ने जो बनाया है ना, बयानिया जिसको कहते हैं, वो ये बनाया कि देखो जी यहाँ बड़ी करप्शन होती है सेनेट के इलेक्शनों में, तो मैं है। अब हाथ खड़ा करके सबसे वोट लेना चाहता हूँ इसलिए, ठीक है। सही। अच्छा, अब लेकिन जब उनको चैलेंज पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो सारा कुछ करेंगे जिसका वो कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, और अपने मुंह नहीं से वो करूंगा। कह भी चुके हैं कि अगर हम करेंगे तो देखो हमारे पास तो हुकूमत है, हम तो इनको रुला देंगे। तो बात ये तो ये थोड़ी-सी अजीब-सी बात है, ये कुछ मज़ाहिया सी बात है। मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि उनकी तवज्जो जो है वो जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है, और हाँ, नहीं है। और इसमें ये मेरा ख़्याल है कि जो आपने शुरू में बात की थी, वाक़ई वो काफ़ी परेशान है, और ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे अब बयान याद आ रहा है, अभी पिछले दिनों 2-3 दफ़ा वो कह चुके हैं बिलावल साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, क्योंकि वो एक अलग तरह से बोल रहे होते हैं, उनके वालिद साहब कुछ और तरीके से बोल रहे होते हैं, उनकी पॉलिटिक्स उनकी उनके बड़ी दरमियान भी ज़बरदस्त है। सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, बिल्कुल। नहीं, वो जान के करते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिक्स अच्छा। खेल रहे हैं। तो वो गुड कॉप वो बैड कॉप चल रहा है। वो उनके, लेकिन उन्होंने, बिलावल ने फरमाया है कि जनाब आप बेशक हाथ खड़ा करके भी करवा लें, हम आपको उसमें भी हरा देंगे। अब वो अब ये एक बहुत, अब वो ऐसा हो ना हो, जैसे आपने कहा वो बेशक ना जीतें, लेकिन उससे परेशानी बड़ी हो गई है। परेशानी हो गई है। ये सरप्राइज़ हो गए हैं, ये लोग थोड़े-से सरप्राइज़्ड हैं हुकूमत वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि वो जो जिनके लिए कहा जाता है ना कि एक पेज पे होना, वो एक पेज वाले जो बाकी हज़रात हैं वो उनका पेज पे वो हैं अगर या नहीं? न्यूट्रल रहे तो मेरे ख्याल से काम ठीक रहेगा। हाँ, वो अगर न्यूट्रल, अब न्यूट्रल से क्या मतलब है ये भी नहीं पता कि किस हद तक वो न्यूट्रल अच्छा, वैसे ये मैंने सुना है तरीन साहब जो है वो भी अपने कामों में लगे हुए हैं। वो कहते हैं मैं आज सियासत में नहीं पड़ा। ये भी बस एक खबर चल रही है मार्केट में। तरीन साहब जो हैं वो देखें, उसमें भी ये है कि गिलानी साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो, जब वो नामज़द करके निकले अपनी नामज़दगी जमा करा के, तो उसमें उन्होंने, किसी ने पूछा कि वो आप जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, तो उन्होंने ये कुछ नहीं कहा कि हाँ भाई मैं उनको कॉल कर रहा हूँ या ये है या मैं उनकी हमायत लूंगा। उन्होंने बड़ी बस एक छोटी सी बात की, हाँ वो हमारे अजीज हैं, उनके अजीज। बिल्कुल। तो वो तो, अब वो फिर यही ना, ये इस तरह अच्छा, की वैसे बात इनके कर रहे इनके हैं। बहुत जबरदस्त फैमिली टर्म्स हैं बाय द वे, नहीं वो क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं। हाँ जी, बिल्कुल, इनके बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूँ। और हाँ। दूसरी चीज़ ये है जी। कि गिलानी साहब का अगर हम हिस्ट्री देखें सर, तो वो भी मुस्लिम लीगी हैं, और वो वाले हाँ। मुस्लिम लीगी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे। तो हाँ। गिलानी साहब का ये हिस्ट्री रही हुई है, और तरीन हाँ। साहब की हिस्ट्री भी है कि वो वही करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट उन्हें हुक्म देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो ये वाकई में एक बड़े मजेदार किस्म की पीपल्स पार्टी की चाल है। उन्होंने बड़े सोच समझ के गिलानी साहब को आगे लाए हैं। नहीं बिल्कुल ये ऐसा ही है, और इसके अंदर देखें बात ये है कि गिलानी साहब का एक और जो फैक्टर है वो ये है कि गिलानी साहब ने के बारे में मशहूर है और सब जानते हैं कि जब वो वजीर आजम थे तो उनका
ओपन डोर पॉलिसी थी। ये अच्छी बात होती है, मतलब आप इसको बुरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जी जो भी आ रहा है उसको वो काम कर रहे हैं, पैसा उसको दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी टिपिकल पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है या जो पाकिस्तानी टिपिकल माशरा है उसके अंदर देखा जाए तो ये बड़ी बात होती है कि ये मेरा चीजें पसंद की जाती हैं। पसंद की कि मेरा दरवाजा हमेशा हर किसी के लिए खुला हुआ है, काम हो ना हो आप आए बैठे, मैं आपसे मिल रहा हूँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप देखें ये जो और खान इसके साहब साथ में इस तरह की कोई चीज नहीं है। नहीं, वो तो किसी करीब भी नहीं है। तो वो वो अपने आप से भी कम मिलते हैं, तो अपने आप से वो भी कम। नहीं नहीं उनका वो उनको। वाला हिसाब है ना, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन एक बात है, आपने नोट नहीं फरमाया होगा या शायद किया हो कि कुछ अपनों को वो अच्छी तरह से नवाज रहे हैं इस इलेक्शन में भी। अब उनकी ये तो बिल्कुल है। वो जो मिसेस एक की जो उनकी फ्रेंड हैं वो भी आ गई हैं, जो कि निकाह में बिल्कुल मेरा ख्याल है वो पेश थी, उनकी तस्वीरें, वो मैं खैर ज़ातियात में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये है कि ये तो है कि वो उनकी और तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सिवाय इसके कि वो उनकी अजीज़ा हैं या दोस्त हैं। तो ये बिल्कुल। चीज़ें ऐसी भी नहीं है, उनके दरवाजे कुछ खास लोगों के लिए खुले हुए सर मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, तुम मेरे पास होते हो गोया हैं। जब कोई दूसरा दूसरा नहीं होता। तो सही कह रहे वो हैं। वाला हिसाब है, तो जब कोई और ये नहीं होता तब वो होते हैं बस। ये तो शेर आ रहा है यहाँ पे फिट हो रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। बाकी पाकिस्तान की सियासत सर बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुकी है, और इंशाल्लाह ताला देखते हैं अगले वीक हम दोबारा इसके ऊपर कुछ बहसों मुबाहिसा लेकर चलेंगे और इसके ऊपर गपशप लगाएंगे। और तब तक के लिए अपने देखने और सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं। देखते हैं एक हफ्ते में क्या डेवलपमेंट होती है। अगर कोई ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट हुई तो मैं अली भाई से गुजारिश करूंगा ड्यूरिंग द वीक भी हम कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें। लेकिन आप हमें कमेंट्स में जरूर आगाह करें आपको हमारी ये गपशप कैसी लगी। अच्छी या बुरी दोनों सूरतों में हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।